अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जो मैंने डिस्कस करने हैं मज़ीद फर्दर फॉर द फाइनेंस। एक अभी मैं डिस्कस करूँगी, एक मीटिंग रिकॉर्डिंग मैंने एक और अपलोड करनी है। उसके बाद एक सेशन है आप लोगों का मैडम के साथ, वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हैं, वहाँ से उनका ताल्लुक है। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू हर लेटर, जब हमारा सेशन होगा तभी भी आपको पता चलेगा। उनका पर्पस बेसिकली मेंटोरिंग और है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह भी। अभी उन्होंने मुझसे आउटलाइन अपनी शेयर नहीं की, जब वो शेयर करेंगे देन आई विल गाइड यू अबाउट हर एज वेल। तो उस पर तो तभी बात करेंगे। अभी जो आज का टॉपिक मैंने सोचा था कि आई विल डिस्कस विद यू इन दिस रिकॉर्डिंग, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है एंड उसी पे मैं बात करूँगी अभी। ठीक है, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू सो आप उसको आपके लिए विजिबिलिटी है। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कशन है, वन बाय वन हम इनको लेके चलते हैं। टॉपिक बड़ा सिंपल एंड ईजी सा है, लेकिन थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं जब हम मिक्स करते हैं चीज़ों को तब। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो सोसाइटी से इसका ताल्लुक है, कॉर्पोरेशन से इसका ताल्लुक है एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से इसका ताल्लुक। बेसिकली ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है कि व्हेन कॉर्पोरेशंस बिहेव, हाउ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स द सोसाइटी। कॉर्पोरेशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसमें ये चीज़ कवर कर रही होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि नॉर्मली ये समझा जाता है कि कॉर्पोरेशन जो है या बिजनेस है, उसका जो सोल और अल्टीमेट पर्पस है वो है प्रॉफिट मेकिंग। तो समटाइम्स प्रॉफिट मेकिंग में वो इस कदर आगे चले जाते हैं कि जो सोसाइटी एस्पेक्ट है, जो एनवायरनमेंट है, उसको भी वो हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो तब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रोल है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स अगर हम देखें तो ज़्यादा प्रोमिनेंटली हमें विजिबल नज़र आता है कि अगर ये इस एस्पेक्ट को इस एस्पेक्ट की इंटरवेंशन से आपका जो प्रोसेस है वो न्यूट्रलाइज और बिटर और मटीरियलिस्टिक ही नहीं रहता, थोड़ा सा उसमें एक ह्यूमन फैक्टर आ जाता है, क्योंकि यू टेंड टू केयर फॉर द सोसाइटी और आप उसको देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने सर्वाइव तो सोसाइटी में करना है ना, कि आप जितना मर्जी प्रॉफिट मेकिंग में चले जाएँ, बहुत ज़्यादा जो अर्निंग्स की साइड पे चले जाएँ, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू लिव इन अ सोसाइटी। और अगर सोसाइटी को नुकसान पहुँचाकर आप एट द एक्सपेंस ऑफ सोसाइटी यू आर अर्निंग प्रॉफिट्स, दैट इज़ नॉट फेयर। तो बेसिकली ये एथिक्स को प्रमोट करता है। ये जो टॉपिक है आता है इन द एम्बिट ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स आर द स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? बेसिकली पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है ना, कि आपने किस तरह कंडक्ट करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज अ CSR कॉन्सेप्ट। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें बात हो रही है। देखो सबसे पहले हमें ये जानना है कि CSR होता क्या है। देखो कोई भी आपने टॉपिक अभी तक पढ़ा, जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, कमेटी था, इंटरनल कंट्रोल्स था, देवर टॉपिक, शेयर होल्डर्स का टॉपिक था, काफ़ी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। तो बात यह है कि जब भी आपको कोर कॉन्सेप्ट की बात हो ना, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये टर्म का जिक्र किया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके पास एक प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट डेफिनेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू गिव अ प्रिसाइज आंसर। उस वक्त आप लंबी कहानियां नहीं सुनानी होती, यू हैव टू गिव अ प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर। इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली, आपको स्लाइड्स नजर नहीं आएंगी, मैंने ये डेफिनेशन लिखी है कि जब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज CSR, तो ये आप इसको याद कर लें, मेमोराइज कर लें, ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। मेमोराइजेशन का पर्पस रिकॉल करने में आसानी होता है। हम लोगों ने उसको थोड़ा सा हम वो डिट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम सिर्फ मेमोराइजेशन पे फोकस रख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंडिंग के बाद मेमोराइजेशन करें, तो आपको कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में आसानी रहती है। तो आई सजेस्ट यू कि आप जो ये बेसिक मोटी मोटी टर्म्स हैं, जैसे सब्जेक्ट की जार्गन्स है ना, बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, डायरेक्टर्स के बारे में, बोर्ड ऑफ गवर्न जो डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में, कमेटीज़ क्या कितनी होती हैं, क्या उनमें होता है, ये जो मेन चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CSR अगर आपसे कोई पूछे तो कि क्या है, तो यू मस्ट बी इन अ पोजीशन कि आपको उसका पता भी हो, उसका मतलब अंडरस्टैंडिंग भी हो कॉन्सेप्ट की, और आपको उसका फॉरन वन लाइनर आपके पास उसका जवाब हो कि क्या होती है CSR। तो देखते हैं कि CSR क्या है। बेसिकली इसी कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, जैसे आपको देखते हैं ना कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं, इसका कोई ऐसी प्रिसाइज और सेट डेफिनेशन नहीं है कि भाई ये दिस इज CSR। ये बेसिकली एक कंपोजिशन है डिफरेंट एस्पेक्ट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक जनरलाइज डेफिनेशन अगर हम देखें, तो ये आपको बताती है कि आपकी ऐसी बिजनेस डिसीजन मेकिंग दैट इज लिंक्ड टू एथिकल वैल्यूज, लीगल रिक्वायरमेंट्स से कंप्लाइंस और रिस्पेक्ट फॉर पीपल, कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट। देखो इसमें बड़ी ब्रॉड उससे बातें की। एथिकल वैल्यूज इज अ वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट, लीगल रिक्वायरमेंट्स इज अ ब्रॉड रेंज, एक बड़ा एक फिनोमेना है।
रिस्पेक्ट फॉर पीपल, कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट, ये सारी एक जनरलाइज डेफिनेशन है, इसमें उसने पूरी उस कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की है। तो ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए कि क्या क्या है CSR। ये ऐसी बिजनेस डिसीजन मेकिंग है दैट इज लिंक्ड टू एथिकल वैल्यूज, कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर पीपल, कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आगे जो जो चल के जो बातें आएंगी और जो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी, उनमें सबसे पहला चीज़ तो ये फ़र्क करना है कि ये जो हमारी जो सराउंडिंग्स में जो कंपनीज कर रही हैं, क्या वो वाकई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पूरा कर रही है या वो कुछ और है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमने फ़र्क इसको अंडरस्टैंड करना है कि स्कोप क्या है CSR का, CSR किन किन एक्टिविटीज़ को अगर आप देखें तो वो उसके स्कोप को कवर करती हैं, है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, बेसिकली ये होता क्या है, और इसके अलावा हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे इस मीटिंग रिकॉर्डिंग में। दो इसमें चीज़ें, सबसे पहले एक तो पॉइंट ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज CSR, इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। एक चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट समझने वाली है वो ये है कि आपने दो मॉडल्स इसके देखने हैं, एक है USA मॉडल और एक है यूरोप का मॉडल। जो USA का मॉडल है ना, बेसिकली USA का मॉडल जो है वो बेस करता है, वो इक्वेट करता है CSR को विद फिलेंथ्रोपी। ये आपने कॉन्सेप्ट यकीनन सुना होगा, कहीं ना कहीं आपकी से गुजरा होगा। वो USA का जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वेट करता है CSR को फिलेंथ्रोपी के साथ। हालांकि अगर देखा जाए तो बोथ आर डिफरेंट, इन दोनों की जो डायमेंशंस हैं, फिलेंथ्रोपी इज अ पार्ट ऑफ CSR का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू फिलेंथ्रोपी। ठीक है, तो ये चीज़ फिलेंथ्रोपी बेसिकली क्या होती है, फिलेंथ्रोपी कहती है कि आप कंपनी के प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट चैरिटेबल पर्पजेस के लिए यूज़ कर लें, दैट इज फिलेंथ्रोपी। क्या है बेसिकली फिलेंथ्रोपी, कहते हैं यूजिंग अ पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट फॉर चैरिटेबल पर्पज। यानी कि आपने कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें से कोई एक पोर्शन डिसाइड किया हुआ है कि दिस पोर्शन या दिस परसेंटेज 1% और 2% में भी यू विल यूज फॉर द चैरिटेबल पर्पसेस। दिस इज फिलेंथ्रोपी का कॉन्सेप्ट, नॉट CSR। ये CSR का एक कंपोनेंट आप कह सकते हैं कि ये है, लेकिन इट्स नॉट CSR। CSR की रेंज इज मच ब्रॉडर एज कम्पेयर टू फिलेंथ्रोपी। तो ये US मॉडल है जो कि कहता है कि फिलेंथ्रोपी और CSR को इंटरचेंजेबली यूज करता है और कहता है कि ये दिस इज मोर रिलेटेड टू फिलेंथ्रोपी। तो ये बात है। अच्छा, उसके और उस जो ये आप चैरिटेबल पर्पसेस करके लिए कुछ प्रॉफिट अपना यूज करें, उसको आपको कोई एडवांटेज नहीं हो रहा, वो इट्स नॉट फॉर यू गेटिंग सम एडवांटेज, यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी बट यू आर डूइंग इट फॉर द सोसाइटी। तो कहते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं ये एक ही बात है, ये भी CSR ही है बेसिकली। जो यूरोपियन मॉडल है दैट इज अ बिट डिफरेंट एंड दैट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। यूरोपियन मॉडल ये कहता है कि आप जो कोर, इसका जो की वर्ड है ना बेसिकली वो ये है कि कोर बिजनेस ऑपरेशन जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। यानी कि आप ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट ही ना, जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको है, तो आप टोबैको में इन्वेस्ट ही ना करें। अब ये जो USA का मॉडल है इसके मुताबिक क्या होगा कि टोबैको कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन जो है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर लेगी, तो उसका मतलब है कि टोबैको कंपनी कैन ऑल्सो डू CSR। लेकिन यूरोपियन मॉडल ये कहता है कि आपका कोर बिजनेस ऑपरेशन जो है वो सोसाइटी के बेनिफिट का या एनवायरनमेंट के बेनिफिट का होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, लीगल कंप्लाइंस करता हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यूरोपियन मॉडल के मुताबिक अगर कोर बिजनेस ऑपरेशन इज नॉट सोशली रिस्पॉन्सिबल, तो इसका मतलब ये है कि वो CSR नहीं है। तो ये बेसिकली इसमें बात है। कहते हैं कि आपने ना तो एनवायरनमेंट को ना सोसाइटी को किसी तौर पर भी हार्म नहीं पहुंचाना। तो ये इसकी बात है। इसका मतलब ये है कि US मॉडल और यूरोपियन मॉडल में जो यूरोपियन मॉडल है दैट इज मोर सस्टेनेबल। ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ इसका रुझान ज़्यादा है इस वाले मॉडल का। एक चीज़ मैं यहीं पे और ऐड करती चलूँ, एक कॉन्सेप्ट है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग का। वो यूरोपियन मॉडल से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रही हूँ इस पॉइंट को। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग ये कहता है कि आप ये एक CSR से भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग कहता है कि एक कंपनी की बुनियाद ही इस बात पे होनी चाहिए कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। यानी या आपने इन्वेस्टमेंट ही अपने पैसे की जो कैपिटल आप इकट्ठा करें, बेशक डेट से या बेशक इक्विटी से, उस कैपिटल को आपने इन्वेस्ट ही ऐसी जगह करना है कि जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसे बिजनेस में जाना ही नहीं है जो कि आपको नुकसान पहुंचाए, आपकी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए, आपकी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। तो ये यहाँ पर ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, इसके अंदर CSR आता है और इसके अंदर फिलैंथ्रोपी आता है। ठीक है, मैं कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि ये इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग है, इसके अंदर CSR है और इसके अंदर आता है आपका philanthropy। ठीक है, इस तरह से इसकी वो डायरेक्शन है। तो ये बात है।
थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड में 2-3 इसकी बातें हैं, वो क्या है मैं लेट मी टेल यू। सबसे पहले जो इसकी बैकग्राउंड से जो मैं बताने लगी हूँ, ये बेसिकली हिस्ट्री की हम बात करने लगी हूँ कि हिस्ट्री में जो भी चीज़ें होती है, देखो जैसे जैसे हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, तो चीज़ों को जब हम लेबल दे देते हैं ना, तो लेबल देने से उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान आसान हो जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक बंदा, और उसने ये कहा, और फिर मैं अगर वो नाम ले लूँ कि जो है वो इमरान ने ये कहा या कामरान ने ये कहा, अगर मैं किसी बंदे को स्पेसिफिकली उसका नाम ले लूँ, तो वो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाती है। यू कैन लेबल दैट। नेमिंग का भी यही मतलब होता है ना, जब आप किसी को नाम देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप पहचानने में आसानी होती है। तो जब आप किसी कॉन्सेप्ट को नाम दे देते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आगे फिर उसकी जो मज़ीद उसकी जो स्पेसिफिकेशन है और उसकी जो कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है, क्लैरिटी उसमें आती जाती है। तो सेम गोज़ विद द CSR। तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि सोसाइटी के जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हमें नज़र आते हैं हिस्ट्री में। लेकिन उसको जो बाकायदा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम मिला, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR मूवमेंट जो बाकायदा शुरू हुई, वो लेटर ऑन ईयर में शुरू हुई, क्योंकि छोटे छोटे एक्शंस फिर कलेक्टिवली लीड टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट कि एक बाकायदा एक डोमेन इसकी बनाई जाए। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक बाकायदा डोमेन बनाई गई ना, कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, कोई ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि कंपनीज अपनी मनमानी से मैनिपुलेशन और कॉस्मेटिक चेंजेस करके और धोखाधड़ी से लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें। पीपल डोंट नो अबाउट द इंटरनल मैटर्स। तो स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए। तो इसी तरह फिर ऐसा ऐसा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ, और एक एज अ सब्जेक्ट ये डोमेन सामने आई, बिहेवियर फाइनेंस और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन द जो बिहेवियर साइड है। सेम गोज विद द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये कहा जाता है कि 1700 BC में मेसोपोटामिया एक किंग था, मतलब उस टाइम पीरियड में, उसका नाम था हैम्मुरबी। इस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था कि बिल्डिंग, आपको पता है उस ज़माने में जो पुराने लोग तो बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की बनाते होते थे। तो इसमें उसने ये कोड इंट्रोड्यूस किया था, उसने ये प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस की थी कि जब ऐसे लोग, ऐसे जो बिल्डर्स हैं या ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं, अगर उनकी नेग्लिजेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या लोकल सिटीजन्स को, या उन फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से बाकी लोगों को जो उसकी प्रोडक्ट को यूटिलाइज करेंगे, उनको कोई हार्म पहुंचता है। कोई बिल्डर है, वो बिल्डिंग बनाता है, उसकी बिल्डिंग की वजह से कुछ लोगों को, या लोकल सिटीजन्स को, या उसमें रहने वालों को कोई नुकसान पहुंचता है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, तो उसको जो है वो किया जाएगा, पिनलाइज किया जाएगा। उसने इस एक कोड डेवलप किया था, और क्या क्या पेनल्टीज उस पर लगाई जाएंगी, इस चीज़ को डेवलप किया था। फिर इसी तरह हमें एक चीज़ मिलती है, फॉर एग्जांपल मिलती है एक एंशियंट रोम सेनेटर्स में, ये हमें एक इंस्टेंस मिलता है कि दे वर वेरी डिस्ट्रेस्ड अबाउट के लोग जो है वो टैक्सेस कलेक्शन में उनको प्रॉब्लम्स थे। तो देन दे डेवलप्ड अ मैकेनिज्म रिगार्डिंग द कि किस तरह से हम लोगों की इनकम्स को, किस तरह के लोग भी को भी प्रोटेक्शन मिले, और आप सफिशिएंट टैक्सेस भी कैलकुलेट कर लें और ले लें, क्योंकि हर एक बंदे का टैक्स ब्रैकेट होता है, वो डिफरेंट होता है ना। तो उन्होंने फिर ये टैक्स मैकेनिज्म के लिए एक कोड डेवलप किया था। तो मुख्तलिफ जगहों पर इस चीज़ की ज़रूरत रही कि सोसाइटी को हार्म किए बगैर, नुकसान पहुँचाए बगैर, डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट इंस्टेंसेस में आप ऐसा कोई कोड डेवलप करें। फिर एक इंस्टेंस हमें ये मिलता है कि 1622 में जो एक शेयर होल्डर्स हैं डच ईस्ट कंपनी के, they were very distressed, और they were very annoyed by the companies जिन्होंने इन्वेस्ट किया, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिस शेयर होल्डर्स ने। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर इसकी जो बैड वर्ड ऑफ माउथ है वो स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पैम्फलेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए कि जो है मैनेजमेंट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, और मैनेजमेंट इज़ नॉट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो उनके साथ वो सीक्रेसी मेंटेन जो है कर रही है, उनको चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा। तो दे स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स अबाउट द कंपनी और उसकी बैड रिप्यूट के लिए।
तो ये बेसिकली इस तरह के डिफरेंट इंस्टेंसेस आपको बहुत नजर आएंगे किताबों में, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि देखो डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन सारे चूँकि आप जनरल जो पब्लिक है, जो जनरल स्टेक होल्डर्स हैं, जो सोसाइटी है बेसिकली ओवरऑल, उसको अगर आपकी प्रोडक्ट से नुकसान पहुंचता है इन द लॉन्ग रन और इवन इन द शॉर्ट रन, किसी भी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं, तो दैट मीन्स के यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। तो इस ज़रूरत है कि आप उनकी सोसाइटी के बेनिफिट का ख्याल रखें। यहाँ पर इन तीनों इंस्टेंसेस में आपको जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसिंग नजर आती है, तो यहाँ से फिर एक कोड डेवलप हुआ और एक पॉलिसी डेवलप हुई कि हाउ टू जो है वो फैसिलिटेट दीज पीपल जो कि दे आर बीइंग डिस्ट्रेस्ड। तो ये बात है। उसके बाद जो रिसेंट ईयर्स में अगर देखा जाए, आफ्टर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर देखा जाए, तो उसमें क्योंकि वो ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड और आपको एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसमें आप एक टर्म सुनेंगे 19th और 20th सेंचुरी में कॉर्पोरेट पैटर्नलिस्ट की। पैटर्नलिस्ट्स, ये कॉर्पोरेट पैटर्नलिस्ट से मुराद वो लोग हैं जो जिनके पास वेल्थ है और जो दीज आर दोज पीपल हु आर इन द पोटेंशियल कि वो सरपरस्ती कर सकें फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ की। वो अपने प्रॉफिट्स में से, उनके पास इतने जाइंट एंड ह्यूज प्रॉफिट्स हैं कि वो उन प्रॉफिट्स को यूज़ करते हुए जो ऐसे वेंचर्स हैं जिनमें लोगों का भला हो, उस किस्म के काम, डोनेशंस वगैरह वो कर सकें। तो ये एक कॉन्सेप्ट एक डेवलप हुआ 19th एंड 20th सेंचुरी में। फिर इसके बाद 1929 में एक पर्टिकुलरली एक एड्रेस में इस कॉन्सेप्ट को लेबल किया गया बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, जो 1929 में जब CSR मूवमेंट स्टार्ट हुई तो उसका जिक्र हुआ और इसके बारे में बात हुई। तो यानी कि इट टुक कल्चरल चेंज बेसिकली, एक इतना इसने 25 ईयर, मोर देन 25 ईयर्स और सेंचुरीज ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और फाइनली ये फिर इस फॉर्म में आके पहुंचा 1920s में, जब ये बाकायदा एक मूवमेंट स्टार्ट हुई कि देयर मस्ट बी अ कोड एंड देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, ऑल्दो मटेरियलिस्टिकली अगर ट्रेडिशनली देखें तो बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है, लेकिन आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी तो किसी सोसाइटी में रह के करना है ना, तो ये कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस किया, आपको बताया एक दो मॉडल्स हैं उनके बारे में, थोड़ा सा हमने इसका मज़ीद डिस्कशन की। अब देख लेते हैं कि स्कोप क्या है CSR का। देखो, जैसे मैंने पहले भी कुछ डिफ्रेंसिएशन की, कुछ टर्म्स जो यूज़ होती हैं, जैसे फिलैंथ्रोपी है, जैसे मैंने बताया कि ये बेसिकली प्रॉफिट्स में से डोनेशन आप देते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन आप करते हैं कुछ कॉजेज़ के लिए, कुछ कैंपेन्स के लिए, तो आप इसको बोलते हैं कि फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी है। फिर आप एक चीज़ इसका स्कोप में ये भी आती है CSR के, जिसके डूइंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे देखो, इसका मतलब ये, फिर इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि बीइंग अ गुड सिटीजन। देखो, जब आप फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो उसमें आप को, जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट्स में से यू आर डोनेटिंग समथिंग, ठीक है। डूइंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो इसमें आप स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। बीइंग अ गुड सिटीजन की जब आप बात करते हैं तो आपका लॉ कंप्लाइंस की बात करते हैं, यानी कि इसमें तीनों चीज़ें कवर होगी, डूइंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबली, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, और आपके बीइंग गुड सिटीजन में आप लीगल जो है वो कंप्लाइंस की बात होगी। तो ये स्कोप ऑफ CSR इज़ नॉट, इसका मतलब ये है कि लिमिटेड टू ओनली फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, इट एक्सपैंड्स, और इसका जो स्कोप है वो एनहांस होता है when you are doing business responsibly or when you become a good citizen, in a sense कि you are complying the law। तो ये चीज़ें, और जब आप जब ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट की बात करें तो इसका मतलब ये है कि you show integrity in the conduct of your business, you show fair treatment to all the concerned parties जो कि आपके साथ एसोसिएटेड हैं, आप स्टेक होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो अपने प्रॉफिट्स में से डोनेशंस दे रहे हैं वो वर्दी कॉजेज़ के लिए दे रहे हैं, आप ऐसी बॉडीज़ डेवलप करें जो कि सोशल कॉजेज़ के लिए आपको हेल्प करेगी, आप ऐसे काम करें जो कि एफर्ट्स जो कि इस सोशल वेलफेयर के लिए हो रही हैं उनको सप्लीमेंट करेगा, उनको कंट्रीब्यूट करेगा, उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये बेसिकली चीज़ है। गुड सिटीजन की बात करते हैं तो यू आर कंप्लाइंग विद द लॉज एंड द कोड्स एंड द रेगुलेशंस। इन्वेस्टमेंट करें आप कम्युनिटीज़ में, आप ऐसे काम करें जो कि एनवायरनमेंट को के लिए वेरी पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें फिर इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कवर करती हैं। इसका मतलब ये है कि देखो, यहीं से स्कोप से भी आपको पता चल रहा है कि दैट द CSR इज़ नॉट ओनली फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, इज़ नॉट लिमिटेड टू इवन स्कोप ऑफ फिलैंथ्रोपी, बट इट इज़ मोर देन दैट। तो ये इसमें बात है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि
और इसमें क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिसाइड करना है कि दैट इट वांट्स टू बी अ CSR, मतलब अडॉप्ट CSR करना चाहती है। स्टेप्स टुवर्ड्स CSR में सबसे पहले क्या चीज़ होगी कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी करंट पोजीशन क्या है, कि आप किस लेवल पे हैं, क्या आप किसी एस्पेक्ट में फॉलो कर रहे हैं इसको। अगर आपने फॉर्मली पॉलिसी डेवलप करनी है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाना है फॉर द कंपनी, ताकि फ्यूचर में आप उसको कुछ मजीद फर्दर फॉलो भी कर सकें और उसको डेवलप भी कर सकें, तो आप ये देखें कि करंटली क्या कंपनी को एफर्ट्स कर रही है टुवर्ड्स CSR, और क्या वो उसकी CSR की एक्टिविटीज़ से फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ तक तो लिमिटेड नहीं है। फिर उसके बाद आप दूसरा काम ये करते हैं कि हो सकता है कि इन 3 एक्टिविटीज़ में से सिर्फ एक भी कंपनी का फोकस हो। देन यू व्हाट यू नीड, जब आप करंट असेसमेंट कर लें तो देन यू नीड टू सेट रीजनेबल टारगेट्स। रीजनेबल टारगेट्स में आप ये बताएं कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, व्हाट यू इंटेंड टू डू। आप करंट पोजीशन को जो आप टारगेट अपना सेट करें कि व्हाट यू आर इंटेंडिंग टू डू इन द फ्यूचर, आप उसको कैसे फिलअप करेंगे। और आप देखें कि CSR रिलेटेड जो टास्क हैं वो कौन स्पेसिफिक ऑफिशियल्स उसको पूरा करेंगे। आप उनकी उसको साइन करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, अपनी वैल्यूज़ डेवलप करें, अपने टारगेट सेट करें और आइडेंटिफाई करें कि कौन वो जो की स्टेक होल्डर्स हैं दैट विल हेल्प यू कि आप उस उनके साथ मिलकर आप CSR पॉलिसी पे बेहतर तरीके से काम कर सकें। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर सिचुएशन। आपने असेसमेंट कर ली अपनी करंट पोजीशन की, आपने रीजनेबल टारगेट्स भी सेट कर लिए सारी चीज़ें देख के, बट व्हेन यू गॉट इम्प्लीमेंटेड देन यू विल गेट टू रियलाइज कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और क्या आपने जो पॉलिसी डेवलप की थी और जो आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं टू अटेन द CSR टारगेट्स, क्या वो फीजिबल है भी या नहीं। समटाइम्स अगर इसमें कोई हिंजेस आती हैं या कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही होती तो यू हैव टू चेंज द रूट टू गेट टू द टारगेट। तो वो जो चेंजेस हैं बेसिकली वो फिर आपको तब पता चलती हैं जब आप सिचुएशन को पोस्ट एप्लीकेशन पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CSR पॉलिसी आप उसको देखते हैं कि क्या ये इसके वो इफेक्ट्स जो है वो आएंगे, क्या ये हम इजीली इसको कर पा रहे हैं, क्या ये फिजिबल है फॉर द कंपनी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद। अगर उसमें कुछ इश्यूज हों या कोई ऐसी लूप होल्स उसमें आपको नजर आए तो देन यू रिवाइज द टारगेट्स। तो ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर दूसरी एक चीज़ ये है कि अब बेंच मार्किंग, एक चीज़ में जो आती है वो है बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग इन CSR का मतलब ये होता है कि आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस चीज़ पे एक टारगेट सेट करें, वो इस चीज़ पे डिसाइड करें, क्योंकि दे आर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग। हमने एक चीज़ पहले भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रोल में डिस्कस की है कि बेंचमार्क्स और जो स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग है वो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करनी होती है। मैनेजमेंट का काम उसकी इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली। तो ये जो क्वेश्चंस और इस तरह की चीज़ें कि कितनी एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, कितने रिसोर्सेज डिवोट करने पड़ेंगे, कितना काफ़ी होगा, कितना स्पेंडिंग कंपनी को करनी चाहिए, किस किस एरिया में करनी चाहिए, तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये जो बेंचमार्किंग है, ये डायरेक्टर्स को इनको करनी होती है। तो ये बेसिक सी बात है। तो जब डायरेक्टर्स के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी, वो इस चीज़ को जानते होंगे, समझते होंगे इसकी इंपॉर्टेंस को, तो देन दे विल बी इन अ पोजीशन टू टेक बेटर डिसीजन मेकिंग इन द CSR एक्टिविटीज़। तो ये बात है। फिर उधर से ये जो CSR के जो इनिशिएटिव है वो CSR पॉलिसीज़ में ट्रांसलेट होंगे और फिर मैनेजर्स उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो ये इसमें बेसिकली बात है कि बेंचमार्किंग किस लेवल पे हो रही होती है। फिर जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में देख लेते हैं कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो आपको शायद अंदाज़ा हो ही गया होगा डिस्कशन से अभी तक कि पाकिस्तान में समझा जाता है कि आपने अगर फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी कोई कर ली है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी इदारे को अपने प्रॉफिट में से लैपटॉप्स डोनेट कर दिए हैं या उसको पेंट करा दिए या पौधे लगवा दिए एज योर द केस विद योर जो स्पॉन्सरशिप आपको मिल रही होती है, उनकी कंपनीज की तो CSR हो रही होती है ना, तो उनको लगता है कि हम ये CSR एक्टिविटी करें और हमने आपके कैंपस में पौधे लगवा दिए तो ये CSR एक्टिविटी होगी। दिस इज़ नॉट द CSR एक्टिविटी। ये एक कंपोनेंट हो सकता है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है फुली वो दैट इज़ नॉट ओनली दिस, वो बेसिकली एक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी है बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बात है। इस चीज़ में ये इसको देखने की ज़रूरत है और इसको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अपने सालाना बजट में से डोनेशंस दे देती हैं लेकिन साथ में चाइल्ड लेबर जो है वो कराती हैं। इसका एक बहुत बड़ा केस भी बना था, अगर आपको याद हो, सियालकोट की स्पोर्ट इंडस्ट्री जो एक दफ़ा उस पर बैन भी लगे थे लेबर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, चाइल्ड लेबर की वजह से। तो ये एट द सेम टाइम ये चीज़ चली है कि एक कंपनी जो चाइल्ड लेबर है उसको भी काम पे लगाया हुआ है और एक तरफ जो है वो अपने प्रॉफिट में से डोनेशन भी दिए जा रहे हैं। तो ये एक मिस मैच है ना, मिस अलाइनमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि पता ही नहीं है कंपनी को कि CSR है क्या। एक तो ये चीज़ है।
दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की बात मैं जो कर रही हूँ उसमें ये है कि 2003 में एक पाकिस्तान कंप्लाइंस इनिशिएटिव लिया गया था। इसका पर्पज़ ये था कि इंटरनेशनल बायर्स की सपोर्ट की मदद से जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये जो की स्टेक होल्डर्स हैं ना टेक्सटाइल सेक्टर के, एक ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट डेवलप किया जाए जो कि जो इस किस्म की सोशल एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनली उनको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाए और उसकी कंप्लाइंस कराई जाए, ताकि ये जो पाकिस्तान का फेस है, फॉर एग्जांपल जैसे स्पोर्ट इंडस्ट्री की मैंने भी बात की, ये इंटरनेशनल उसके लिए प्लेटफॉर्म के लिए है ना। तो अगर ये इस पाकिस्तान पे इस चीज़ का एलिगेशन लगता है कि पाकिस्तानी जो है वो लेबर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, चाइल्ड लेबर कराते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो फेस है वो इंटरनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे वो बुरा होता है। तो पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस किया जाए, पाकिस्तान को एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस इसमें दी जाए। तो इस सिलसिले में ये कंप्लाइंस इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया था 2003 में। और इसके अलावा जो जहाँ तक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ की बात है तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सीएसआर को पाकिस्तान में समझा जाता है कि ये अगर किसी कंपनी ने अपने डोनेशन में प्रॉफिट्स में से डोनेशन दे दिए, यानी कि इन अदर वर्ड्स अगर उसने कोई फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी कर ली तो इसका मतलब है कि वो सीएसआर करी है, विच इज़ नॉट ट्रू। एक टोबैको कंपनी अगर अपने प्रॉफिट्स में से वो देती है कुछ डोनेशन, तो दैट डजंट मीन कि वो फुली तौर पर सीएसआर के कॉन्सेप्ट पे अमल दरामद करी है। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द सीएसआर, दैट इज़ नॉट द फुली थिंग। ज़्यादा अगर आपने सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग की तरफ जाना है, तो इसका मतलब ये है कि आप कोर बिजनेस ऑपरेशंस आपके ऐसे ना हो, क्योंकि ये तो सेंस अब अगर आपको कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आया हो तो आप ये कंक्लूड करेंगे कि ये तो एक बेसलेस सी बात है कि आप एक तरफ जहर दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो उससे जो है वो क्योर करने के लिए आप उस अगले बंदे को रास्ता दिखा रहे हैं कि वो डॉक्टर है, वहाँ आप चले जाएँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा इसका इलाज भी मिल जाएगा। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। तो आई होप कि इस चीज़ से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और कॉन्सेप्ट की समझ में आई होगी। अगर आई होप, क्योंकि बिकॉज ये जो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इस तरह के होते हैं उनको थोड़ा सा जिसमें हम मिक्स करे होते हैं चीज़ों को, जैसे मैंने फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी की बात की, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग की बात की, कॉर्पोरेट पैटर्नलिस्ट की बात की, ये जो जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो मिलते जुलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अपनी जो क्लैरिटी है उसको रखने की ज़रूरत है। तो इसको अच्छी तरह लेक्चर को सुने, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो की पॉइंट्स हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इस टॉपिक की जो आप बात करें तो यू शुड नो कि इसका स्कोप क्या है, ये फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी क्या होती है, ये सीएसआर के मतलब में क्या, अगर किसी कंपनी ने अडॉप्ट करना है तो क्या करे वो, बेंचमार्किंग से क्या मुराद है, पाकिस्तान में सीएसआर की क्या सिचुएशन है, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग क्या है, सीएसआर और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग और फिलैंथ्रोपी में क्या फ़र्क है, यूएसए और यूरोपियन मॉडल क्या है। ये सारी बातें आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए अगर आपने सीएसआर को पढ़ लिए। और अगर ये नहीं आती हैं और सीएसआर का लेक्चर भी सुन लिया तो देन इसका मतलब है कि देयर इज सम फॉल्ट एट योर एंड। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछे, लेकिन जितना अपने डिस्कस हमने भी किया है, ये दिस यू शुड बी क्लियर अबाउट इट अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है इन केस। तो एक तो चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी डिस्कस करनी है वो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूँ कि सीएसआर की जो एग्जांपल्स हैं जो कुछ कंपनीज फॉलो कर रही है, ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल ही हैं एग्जांपल्स। लेट्स सी एक दफ़ा जस्ट हैव अ लुक एट इट कि कितनी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। देखो, देयर सो मेनी कंपनीज जो कि सीएसआर एक्टिविटीज़ करते हैं इंटरनेशनली। 16 ब्रांड्स हैं जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे आपको नज़र आएगा एग्जांपल्स में। अच्छा, ये उन्होंने वो एक्टिविटीज़ बताई हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर एक कंपनी ऐसे कुछ काम कर रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स, इंप्रूविंग लेबर पॉलिसीज, पार्टिसिपेटिंग इन द फेयर ट्रेड, चैरिटेबल गिविंग कर रही है, वॉलंटियरिंग कर रही है इन द कम्युनिटी, कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ ऐसी इंप्लीमेंट करी है जो कि एनवायरनमेंट को बेनिफिट करेंगे, कुछ ऐसे कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट करी है सोसाइटी बेनिफिट और एनवायरमेंटल बेनिफिट को दिमाग में रखते हुए। इसका मतलब है कि वो सीएसआर को पे अमल दरामद कर रही है। तो ये बात है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो जॉनसन एंड जॉनसन की इनोवेशन, इसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने they have focused on reducing their impact on the planet for 3 decades. Their initiative range from leveraging the power of the wind to providing safe water to the communities. This is one of their act in the direction of CSR. तो आपको ये चीज़ का क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक स्टेप और ओवरऑल CSR में फ़र्क है। गूगल क्या कर रहा है, गूगल जो है उन्होंने एनवायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लिए हैं ड्यू टू देयर आउटस्पोकन सीईओ। इन्होंने जो है वो स्टैंड्स अप अगेंस्ट सोशल इश्यूज इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट का जो ट्रंप का जो एंटी मुस्लिम कमेंट्स हैं उसके खिलाफ। कोका कोला ने क्या किया है, कोका कोला ने दे हैव मेड मेजर चेंजेस टू देयर सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टिंग इन अल्टरनेटिवली फ्यूल्ड ट्रक्स। फोर्ड मोटर ने क्या इनिशिएटिव लिया है, देखो ग्रीन हाउस जो गैस एमिशंस हैं उसके लिए उन्होंने प्लानिंग की है। नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई, ये इन कंपनीज का क्या पर्सपेक्टिव है, सोशल पर्सपेक्टिव क्या है एम्प्लॉयज़ एंड फैमिलीज़, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ एंड उनकी फैमिलीज़ के लिए।
फाइजर का क्या है, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट सिटीजनशिप के लिए CSR इनिशिएटिव्स उन्होंने जो है वो स्टार्ट किए हैं। देखो, रेज अवेयरनेस फॉर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वेल्स फार्गो ये कंपनी क्या करती है, ये चैरिटेबल कॉजेज करती है। वन ऑफ द मतलब एक काम है CSR में, एक काम ये इसने एक एक्टिविटी पकड़ी है जो ये काम करी है। फिर ये बॉश कंपनी है एक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ये क्या करी है, ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है उसको क्रिएट करने के लिए करी है। GE है, जनरल इलेक्ट्रिक है, ये क्या इसने क्या लॉन्च किया है, को मैग्नीशियन रिन्यूएबल बिजनेस स्ट्रेटजी है। इसका मतलब ये है कि क्लीन टेक्नोलॉजी जो है वो की प्रोडक्शन करें। स्टारबक्स है, स्टारबक्स इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर वर्कफोर्स, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्टेन कोहॉर्ट्स। ये न्यू बेल्जियम ब्रूइंग कंपनी है, इसमें देखो कि व्हाट दे आर डूइंग। तो मोस्टली आपको ये सिनेरियो नजर आएंगे कि कंपनीज ने कोई एक आध जो काम है वो उसने इसको फोकस किया है, किसी एक एक्टिविटी पे फोकस किया है, एंड दे आर बीइंग ट्राइंग टू बी सोशल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली, या उसमें अपनी जो केयर है उसको शो करने की कोशिश की है। फिर देखो ये वॉल्ट डिज्नी है, रिड्यूसिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट्स। लीगो है, इसने क्या किया है, इसने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए रिड्यूसिंग वेस्ट, इस पे इसने फोकस किया। तो देयर आर डिफरेंट कंपनीज व्हिच आर डूइंग सम थिंग्स इन द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो ये बट दैट इज, देखो उसकी डोमेन देखो CSR की कि वो कितनी वास्ट है, और हमने जैसे स्कोप में भी डिस्कस किया कुछ चीज़ें, इसकी डोमेन देखो कि दैट इज ह्यूज। एक एक्टिविटी, सिर्फ ये एक्टिविटी CSR नहीं है, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स CSR। ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना, अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है अभी आज के लेक्चर से, तो इसका मतलब है कि मैंने अपना हक अदा कर दिया है CSR समझाने में, कि फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी इज़ अ पार्ट ऑफ CSR, नॉट CSR। ठीक है, ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इम्प्रूविंग सोसाइटी में, और ये जो एक काम इन्होंने एक्टिविटी उठाई है, दिस इज अ पार्ट ऑफ CSR। CSR इज अ ब्रॉड डोमेन, उससे भी बड़ा डोमेन इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग का है। ठीक है, तो ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, CSR होता क्या है, इसका स्कोप क्या है, ये सारी बातें, कुछ एग्जांपल्स, ये सब आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। देखो, किसी भी टॉपिक पे जितनी मर्जी डिटेल में और डेप्थ में आप डिस्कशन कर लें, इट्स अप टू यू, इस पर आपको किताबें भी लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन जो कोर और बुनियादी बातें हैं वो हमने डिस्कस की। आई होप उसको आपको समझ में आया होगा। जितनी मर्जी आप इसके ऊपर नॉलेज अपनी बिल्ड करें, दैट इज अप टू यू, बट ये बेयर मिनिमम बातें, अगर आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक पढ़ा है, देन यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। ठीक है, तो विद दैट आई कंक्लूड दिस लेक्चर रिकॉर्डिंग। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताएं, तो फिर हम उस पर फर्दर बात कर लेंगे।